Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today we will continue the chapter Molecular Basis of Inheritance, and we are continuing the topic the various experiments which were done for the search of genetic material. Okay, we have already discussed about Griffith experiment as well as your Avery, MacLeod and McCarthy experiment. Today we will discuss about Hershey and Chase experiment. This is that very specific experiment which conclude that DNA is the genetic material. Remember this point, okay? Hershey-Chase experiment is the experiment which concluded that DNA is our genetic material. So let's start the lesson. Today we will learn detail about what the experiment were done on that time. Okay. So first thing कि आपका अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट बताया था, इनकी एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड हुआ कि डीएनए हमारी जेनेटिक मटेरियल है। तो इससे पहले जो आपकी ग्रिफिथ की ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था और उसके बाद जो बायोकेमिकल एनालिसिस किए आपके एवरी, मैक्लियोड, मैकर्टी ने, उनकी जो एक्सपेरिमेंट था उससे बहुत सारे बायोलॉजिस्ट एग्री नहीं करते थे कि हाँ इनका एक्सपेरिमेंट एकदम जो क्या बोलते हैं कंक्रीट प्रूफ देता है कि हाँ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो उसके ऊपर फिर से रिसर्च होता गया। तो वहां पे क्या हुआ, 1952 में आपके अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसी से वो कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे कि हाँ डीएनए ही हमारी जेनेटिक मटेरियल है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किए थे, एक ऑर्गेनिज्म को लिए थे जिसको हम T2 वायरस बोलते हैं, वो एक बैक्टीरियोफेज था, ठीक है। तो उस T2 वायरस को वो यूज किए थे। तो वो क्या किए थे कि बैक्टीरिया को पहले क्या किए थे कि वो वायरस के द्वारा इन्फेक्ट करवाया गया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसको कल्चर किया गया था और फिर एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाए थे। तो हम एक्सपेरिमेंट के समझने से पहले थोड़ा सा जो आपका बैक्टीरियोफेज है वो किस तरीके से है, बैक्टीरिया किस तरीके से अपनी जो आपका जो वायरस है किस तरीके से बैक्टीरिया सेल के अंदर जाते हैं, किस तरीके से अपने जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन करवाती है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी दिखाऊंगी। तो पहले ये समझ लीजिए, ये आपका जो T2 वायरस है, तो पहले वहाँ पे अटैचमेंट होता है, फिर वो अपनी जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है, फिर जेनेटिक मटेरियल आपके फेज जो डीएनए है वो फिर यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है, फिर न्यू बैक्टीरियोफेज वो फॉर्म करते हैं। तो इसको जानने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं, एक एनिमेटेड वीडियो, तो जिससे आपको वो समझ में आ जाएगा चीज है क्या। ये देखिए, यहाँ पे ये है आपकी जो T2 वायरस। देखो, ये पहले ई कोलाई सपोज ये बैक्टीरिया है, तो उसमें ये पहले अटैच हो गया। फिर अब देखो यहाँ पे वो अपनी जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको वो इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, आपका धीरे धीरे आएगा सेल के पास। फिर ये देखिए उसका जो डीएनए अब बैक्टीरिया सेल में आ गया, ठीक है। तो उसका रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, यहाँ पे देखिए, वो फेज डीएनए से आरएनए बना, फिर आरएनए से आपकी प्रोटीन बना, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ, ट्रांसलेशन भी हुआ, ठीक है। तो उसके बाद वो किस तरीके से प्रोटीन फॉर्म करते हैं, अपनी जो है क्या है, उनका जो कैप्सिड प्रोटीन है, वो अपनी जो सेल के लिए खुद की स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे वो लोग वेरियस प्रोटीन तैयार करते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोटीन बनाने के बाद फिर वो एकजुट होके फिर अपना जो स्ट्रक्चर है उसको बना लेते हैं, ठीक है। असेंबली इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये असेंबली हो गया, तो अब वो रिलीज करेंगे, ठीक है। देखो, ये फिर बैक्टीरिया के अंदर से ये बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी रेप्लिकेशन होता है। ये बात तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आते हैं कि ये क्या है, ये समझ में आ गया। तो ये हर्शी और चेस वो क्या किए थे उसको पहले समझते हैं कि हमें तो पता चल गया कि किस तरीके से जो T2 फेज जो है वायरस, वो किस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर आके अपनी जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर ने मतलब छोड़ता है, उसके बाद फिर अपनी प्रोटीन तैयार करता है। तो इस सारी चीजों से क्या हो गया कि जो हर्शी और चेस थे वो क्या किए कि वायरस को दो अलग अलग मीडियम में वही सेम वायरस को वो कल्चर किए। तो एक जो
एक मीडियम में वो क्या किया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिए थे, ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिए थे और दूसरे में रेडियो एक्टिव सल्फर लिए थे। तो उनको, उस वायरस को वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव जो सल्फर दोनों में वो कल्चर किए, ठीक है। तो हमें जो पता है पहले जो आपके ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से वहां पे क्या देखा गया था, आइदर प्रोटीन और हमारी जो मतलब पॉसिबिलिटीज है, आइदर प्रोटीन भी हो सकता है या फिर न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस क्यों लिया गया और रेडियो एक्टिव सल्फर क्यों लिया गया, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस, अगर डीएनए आपका ट्रांसफर होता है तो डीएनए में एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है, तो अगर हम फास्फोरस को रेडियो एक्टिव लेबलिंग करेंगे तो हमें वो दिख जाएगा आराम से। और सल्फर क्यों लिया गया, क्योंकि प्रोटीन में जो प्रोटीन की जो मोनोमेरिक यूनिट होता है क्या है, अमीनो एसिड है, वो देखो ज्यादा से ज्यादा अमीनो एसिड को लेके प्रोटीन बनता है, तो वैसे प्रोटीन में आपकी सल्फर रहता है, ठीक है, सॉरी आपकी एमाइनो एसिड में, तो उसी हिसाब से प्रोटीन में भी सल्फर आ गया। तो उसी हिसाब से क्या हो गया कि अगर आपका प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल हुआ तो फिर हम जो आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उससे से हमें पता चल जाएगा कि रेडियो एक्टिव लेवलिंग जो प्रोटीन हम लिए थे वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए वो रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया गया और रेडियो एक्टिव फास्फोरस किया गया, ताकि हमें पता चल जाए कि प्रोटीन हमारी जेनेटिक मटेरियल है या जो न्यूक्लिक एसिड हमारी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। तो ये हो गया हमारा कि क्यों रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है आपकी फेज डीएनए और ये भी है आपकी फेज डीएनए, दो अलग अलग जगह में इनको कल्चर किया गया। एक में आपकी रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया है S35 और एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया गया है P32, ठीक है। तो ये हो गया। तो इनको जो पहले क्या किया जाता है, वो T2 वायरस को पहले इन्फेक्ट, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, उनको ब्लेंड किया जाता है, ठीक है, एक मिक्सचर में ब्लेंड किया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका फर्स्ट इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्ट करवाया जाता है, फिर उनको ब्लेंड किया जाता है कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए बोल के, उसके बाद उनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ये तीन चीज होता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम देखते हैं, ठीक है, कि हुआ क्या है। तो रेडियो एक्टिव फेज वो अटैच कर जाएंगे इकोलाई बैक्टीरिया को। यहाँ पे ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स में है ये इमेज, तो देखिए ये हो गया आपके T2 फेज वायरस। तो ये क्या हो गया, पहले अटैचमेंट होगा, हम वीडियो में भी देखें कि पहले अटैचमेंट होता है, फिर वो अपनी जेनेटिक मटेरियल मतलब इंजेक्ट करता है, फिर उन वहां पे आपकी ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से अपनी प्रोटीन बनता है, फिर एसिमिलेशन होता है, कैप्सिड प्रोटीन वगैरह वगैरह सब बना के। तो यहाँ पे वो पहला यहाँ पे अटैचमेंट हो गया कि वो इन्फेक्ट किया, ओके, इन्फेक्शन हो गया। तो वायरल कोड जो है वो अपना बाहर में ही रह गया। यहाँ देखे थे हम वायरल कोड, जो ये स्पाइक है, ये स्पाइक अटैचमेंट होने के बाद ये जो कोड है ऐसे ही बाहर रह जाता है। तो उसकी सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो अंदर आता है, ठीक है। तो कैप्सिड तो प्रोटीन में ही तैयार होता है ना। तो ये हो गया। तो ये फिर जब ऐसे हो गया, फिर इनको क्या किया कि ब्लेंड किया गया और फिर उनको सेंट्रीफ्यूज किया गया। तो वहां पे रिजल्ट क्या क्या आया उसको हम देखते हैं, ठीक है। The bacteria which is infected with virus that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria. यहाँ पे चीज क्या है, आपको समझना क्या है कि यहाँ पे जो प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूज किया गया, ठीक है, यहाँ पे देखो हमें पता चल गया कि वो कोट बाहर अपना रह जाता है, ठीक है, जो कैप्सिड बोलते हैं वो बाहर रह जाता है, लेकिन जो भी जेनेटिक मटेरियल वो अंदर आता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या होगा कि बैक्टीरिया सेल में जो सेल है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। कैप्सिड तो अपने आप अंदर रह गया और कुछ एक्स्ट्रा चीज अंदर आया है, वो जो वायरस का एक्स्ट्रा चीज है वो बाहर रह गया और जो जेनेटिक मटेरियल वो अंदर आ गया है, तो अंदर का जो मटेरियल वो हेवी हो गया। तो उसी हिसाब से क्या होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है वो आपकी नीचे में रह जाएगा पेलेट में, और सुपरनेटेंट में क्या आएगा आपका, सुपरनेटेंट पे आपकी जो कैप्सिड रहेगा, ठीक है। तो वो हो गया। और दूसरे में क्या होगा, ठीक उसी तरीके से आपकी जो बैक्टीरियल सेल जो भी रहेंगे वो
नीचे रह जाएंगे आपकी पेलेट के फॉर्म पे, और ऊपर जो रहेगा वो सुपरनेटेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसी तरीके से जब देखा गया तो सुपरनेटेंट में जो S35 को लेके किया गया था, तो सुपरनेटेंट में वो रेडियो एक्टिव लेबलिंग वो दिखा गया, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो देखा गया था, क्योंकि वो प्रोटीन था तो वो सुपरनेटेंट में मिला, लेकिन पेलेट में वो मिला ही नहीं। लेकिन आपकी जो हम P32 लिए थे उसमें क्या हुआ, आपके जो नीचे रहता है पेलेट में, वहां पे वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिला, लेकिन सुपरनेटेंट में नहीं मिला, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम कंक्लूड किया क्या कि डीएनए ही है वो जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो वो ट्रांसफर होके बैक्टीरियल सेल में आता, लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल में आता तो हमें पेलेट में वो दिखता, लेकिन हमें पेलेट में वो मिला नहीं S35 के एक्सपेरिमेंट से। तो वो क्या हुआ, तो फिर हमारी प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं हुआ। तो फिर जैसे डीएनए में क्या हो, जैसे हम P32 लिए थे जिसमें, उसको जब हम सेंट्रीफ्यूज किए तो क्या हुआ, देखिए पेलेट में आपकी सुपरनेटेंट ऐसे ही खाली है, लेकिन जो पेलेट है जिसमें बैक्टीरियल सेल है उसी में आपका वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल दिखा। तो इसका मतलब क्या है कि वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल ही बैक्टीरिया के अंदर आया है। अगर प्रोटीन आता तो इस यहाँ पे भी आपको बैक्टीरियल सेल में वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल मिलता, लेकिन नहीं मिला। तो इसी से कंक्लूड हुआ कि आपके डीएनए जो है वो है आपकी जेनेटिक मटेरियल। तो यही वो एक्सपेरिमेंट आपकी जो नीट की एग्जाम हो गया और कुछ भी एग्जाम हो गया, वहां पे आपको इस तरीके से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन सा एक्सपेरिमेंट था कि जो सारे जेनेटिक मटेरियल है उसकी खोज में जो सारे एक्सपेरिमेंट हुआ था, कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको कंक्रीट प्रूफ देता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो आपका आंसर होगा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू my channel Trupti's Biology for more such video. Do like, share and subscribe. Thank you so much.